सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो नेम ऑफ योर टॉपिक इज मैट्रिसेस, और इस मैट्रिसेस में जो हम सबसे पहले चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको ये देखना है। ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, एरे यानी अरेंजमेंट को बोला जाता है बेटा। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का और एलिमेंट्स का। जो नंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होते हैं उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही बोला जाता है मैट्रिक्स। तो एक वर्ड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, और वो भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सो दिस इज योर मैट्रिसेस। ठीक है, एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम एक रेक्टेंगल की बात करते हैं और एक हम अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, बट जो रेक्टेंगल होता है वो स्क्वायर नहीं होता। इट मीन्स अ स्क्वायर, या आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अ स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है। एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ओके। तो अगर कल के दिन में यहाँ किसी को भी स्क्वायर अरेंजमेंट हो जाए तो उसको रेक्टेंगल में कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या क्या बातें यहाँ चल रही हैं, मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ आपको। लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स ए। यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज करी हैं, लेट्स से ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो, जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स यहाँ दे रखे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रोज को। तो ये हो गई आपकी रो नंबर 1, ये हो गई आपकी रो नंबर 2, ये हो गई आपकी रो नंबर 3, जो हॉरिजॉन्टली बैठे हैं। कॉलम, कॉलम हम रिप्रेजेंट जो वर्टिकली आप अगर किसी को देख पा रहे हैं तो जो वर्टिकल रीअरेंजमेंट होता है इन एलिमेंट्स का, ये कॉलम्स होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स अभी आपने यहाँ देखी है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। ये यहाँ पे पहली चीज़ आपको बताई गई है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रोज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं बेटा ये आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये था थ्योरी का बिल्कुल पहला पार्ट, कि जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स होंगे वो रोज को डिफाइन करेंगे, जो वर्टिकली होंगे वो कॉलम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या हम कह सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स ए है इसके पास 3 रोज हैं और इसके पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं, सॉरी 3 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। तो एक इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रोज को एंड कॉलम को कैसे डिवाइड करना है। एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं बेटा एग्जाम्पल के लिए। लेट्स से दिस योर मैट्रिक्स नंबर 2। लेट्स से यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख सकते हो जो यहाँ पे लाइंस वर्टिकल खड़ी हैं वो 3 लाइंस खड़ी हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नंबर 1 को, ये कॉलम नंबर 2 को, और ये कॉलम नंबर 3 को। वहीं रोज़ की बात करी जाए तो एक पूरी की पूरी वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल रो है, ये दूसरी की दूसरी ये रो है। तो इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स बी है मेरी, इसमें टोटल 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा है वो समझा है रोज एंड कॉलम का। तो एक एग्जाम्पल आता
हमने ये देखा, और एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इस चीज़ को देखा। तो रोज़ एंड कॉलम को आपको कैसे पहचानना है, तो जो हॉरिजॉन्टल होगा वो रोज़ होगा, और जो वर्टिकली आपको दिखेगा वो कॉलम की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट यार? आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी जो मैट्रिक्स होती है, कोई भी जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे नंबर्स या एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे लेट्स से ये कोई नंबर्स या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन आप क्या करते हैं, तो पहले लिखा जाता है बेटा रोज़ का काउंट, और फिर लिखा जाता है कॉलम्स का काउंट, ठीक है। तो जो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो हमेशा रो इनटू कॉलम की फॉर्म में होता है। जो रोज़ होती हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं एम से, और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं एन से। तो कोई भी अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को ढूंढना चाह रहे हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपको मिलता है वो मिलता है m इंटू एन की फॉर्म में। यहाँ पे रोज़ कौन होगा m, कॉलम्स कौन बनेंगे n। यहाँ तक कोई भी ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इसी मैट्रिक्स ए की, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2 एंड दिस इज़ रो नंबर 3, दिस इज़ कॉलम फर्स्ट, दिस इज़ कॉलम 2। तो इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का वो हो जाएगा 3 इंटू 2। कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स, कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स कितने हैं, तो बेटा वो कितने होते हैं, जो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, यानी m इंटू एन करके जो भी आएगा, जैसे 3 इंटू 2 यानी 6। तो यू कैन सी देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स एंड वी कैन ऑल्सो काउंट देम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल गया है कि भाई जो एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में होंगे वो होंगे टोटल 6। वो हमें कहाँ से पता चला, m इंटू एन के वे में पता चला। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए कि सर एलिमेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, है ना। क्या वो इमेजिनरी हो सकते हैं, क्या वो दूसरे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 12th में जो आपका मेन फोकस रहेगा वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रहेगा रियल नंबर्स पे, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ एलिमेंट्स या नंबर्स होंगे वो नॉर्मली आपको रियल नंबर्स ही दिखेंगे। ओकेजनली आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन दिख सकती है, कोई मैट्रिक्स दिख सकती है, बट नॉर्मली यू वोंट सी दैम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, रोज इनटू कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m इंटू एन एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अगेन m इंटू एन यानी 3 इंटू 2 यानी 6। तो यहाँ से आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 आपके एनसीईआरटी का। इस टेबल को हमने रिप्रेजेंट करना है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 3/2 यानी 3 इंटू 2। तो इजीली अगर मैं इस मैट्रिक्स को A नाम दे दूं तो यू कैन सी, अगर ये 3/2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 2, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ स्टार्ट करूँ तो यू कैन से 30 25 27 25 31 एंड 26। ईजीली यू कैन सी यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो हैं बेटा 3, और जब आप यहाँ कॉलम्स को चेक कर पा रहे हैं तो यू कैन सी नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। तो ये तो आपका बन गया वो मैट्रिक्स। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम,
तो दिस इज़ योर थर्ड रो, दिस इज़ योर सेकंड कॉलम। इसमें जो ये एंट्री है दैट इज़ 26, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? तो एंट्री नंबर 26 वो रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ वुमेन, कितनी वुमेन्स हैं, जो कि 26 है। नंबर ऑफ वुमेन्स वर्किंग, जो कि वर्क कर रही हैं कहाँ पे? इन फैक्ट्री नंबर थर्ड। तो जो फैक्ट्री नंबर थर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन इजीली सी दीज आर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज 1 2 3 4 थर्ड। सो जो थर्ड फैक्ट्री में जितनी भी वुमेन काम कर रही हैं जो कि 26 है, योर रो नंबर थर्ड एंड कॉलम नंबर सेकंड रिप्रेजेंट्स दैट वैल्यू। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का देखते हैं। अब एक मैट्रिक्स है कोई जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं और आपको बताने हैं कि कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स इसके हो सकते हैं। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में वो m इंटू n ऑर्डर के होते हैं, यानी जितना भी रोज़ इंटू कॉलम में एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इन तरीके के क्वेश्चंस में क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस 8 के फैक्टर्स ढूंढने हैं और जो फैक्टर्स आपके आएंगे वही आपके ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। अब जैसे कि 8 इंटू 1 करने से भी 8 आता है और 1 इंटू 8 करने से भी 8 आ जाता है। ये दो पेयर हमारे पास हो गए। 2 इंटू 4 करने से भी 8 आता है और 4 इंटू 2 करने से भी 8 आता है। दो पेयर हमारे पास ये हो गए। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग क्या है पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं, देखते हैं हाउ। चलिए, लेट्स से ये कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ 8/1 लिख रहा हूँ तो यानी इसमें 8 रो हैं और एक कॉलम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको चलो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज 8/1। नाउ यू कैन सी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे और 8 रो हैं और कॉलम एक ही है बेटा। तो क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है? तो इस मैट्रिक्स में आपके 8 एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली कोई मैट्रिक्स बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 8 कॉलम्स हैं लेकिन रो सिर्फ एक है, तो ये भी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ऐसी कोई मैट्रिक्स सी ले लेते हैं बेटा, जिसको हम 2/4 बना देते हैं, यानी दो रो, ये दो रो, कॉलम 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, यू कैन काउंट देम, दीज आर टोटल 8 एलिमेंट्स। एक ये पॉसिबिलिटी है और ऐसे ही एक 4/2 की भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यही वो पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर हैं आपके पास जिनसे अगर आपने मैट्रिक्स बनाई तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल कम एज 8। टोटल 8 ही यहाँ पे आने जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। सो अब हम देखने जा रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स बनती कैसे है। अभी तक हम रैंडमली कोई भी नंबर अपनी चॉइस का ले रहे थे, हम किसी को भी पुट कर रहे थे, लेकिन अब फर्स्ट टाइम अगर किसी मैट्रिक्स को ही कंस्ट्रक्ट करना हो तो वो कैसे होगी उस पर चलते हैं। देखिए बेटा, कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ए, स्मॉल ए और आई जे को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को। कौन सी रो बनेगी उसको रिप्रेजेंट करेगा आई, जिसे हम आयत भी लिखते हैं। ठीक है, और जे किससे रिप्रेजेंट करता है? जो भी आपके कॉलम्स यहाँ पे आएंगे उनको वो जे रिप्रेजेंट करेगा, यानी जेथ टर्म कौन सी है, जेथ रो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टी एच और टी एथ भी लगा सकते हैं, जे एथ आयथ टर्म। मैं क्या बोल रहा हूँ
इसका क्या मीनिंग होगा ये समझिए। अब एक मैट्रिक्स है जो आपको बनानी है और वो बनानी है आपको 3/2 की, यानी 3 रोज 2 कॉलम, यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम। यही पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, यहीं पे एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि ये 3 रो और 2 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ढंग से दिखाऊं, दिस इज रो नंबर 1 एंड दिस इज कॉलम नंबर 1। तो अगर ये रो 1 है और कॉलम भी 1 है और अगर मैं यहाँ 1 और 1 लिखूं तो क्या चलेगा बॉस? और क्यों चलेगा? क्योंकि ये आई और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके कॉलम को और रोज को। तो यहाँ पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट बनाइए। सिमिलरली ये है पहली ही रो, लेकिन जे का मतलब क्या है? कॉलम। तो कॉलम कौन सा हो गया यहाँ पे बेटा? दिस इज सेकेंड कॉलम। ऐसे ही ये जो चीज़ है यहाँ पे, दिस इज रो नंबर 2। तो रो तो 2 है लेकिन जो कॉलम होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे ही ये रो सेकंड है, कॉलम 2 है, तो ये हो जाएगा 2 and 2। एंड द लास्ट वन इज योर रो नंबर 3। तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम। वेरी इजी, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में यहाँ नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और क्योंकि आपका क्वेश्चन है ये, तो अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं आपको बोलूं भाई यहाँ 1 और 1 पुट कीजिए, तो यू विल से 1/2 तो आएगा ही आएगा। इस आई की जगह 1 -3 और जे की जगह जब 1 डालेंगे तो कुछ ऐसा। 1 - 3 इज माइनस का 2, लेकिन माइनस का 2 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो वो प्लस का 2 बनेगा। एंड 2/2 इज नथिंग बट योर 1। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही वैल्यूज़ हमें पुट करनी है और ये जो मैट्रिक्स बनेगी आपको इतना सब कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, कि हर वैल्यू को डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 1 1 डालने से 1 आया। अब सपोज़ मैं यहाँ 1 और 2 डालता, यहाँ 1 डलता और यहाँ 2 डलता, तो ये हो जाता 6। 1 में से 6 गया तो माइनस का 5, माइनस का 5 जब मॉड से बाहर निकलेगा प्लस का 5, और ये बन जाएगा 5/2। सिमिलरली 2 and 1, जब आप यहाँ 2 and 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 यानी माइनस का 1, माइनस का 1 बाहर निकल के प्लस का 1, और ये बन जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर मैं 3 1 की बात करूँ, तो अगर आपने यहाँ 3 डाला, लेट्स से मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। अगर आपने यहाँ 3 डाला एंड दिस इज 3 - 1, ये तो हो गया 0। 3 में से 3 गया 0, तो 3 1 हो जाता 0। ऐसी अगर मैं 3 2 करूँ तो यहाँ पे हो जाता 2, तो 3 - 6 इज 3 एंड दिस इज 3/2, क्योंकि मॉड के अंदर से तो पॉजिटिव ही निकलेगा। ऐसी अगर मैं यहाँ 2 और 2 को पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 2 - 3 × 2 इज 4 एंड 4/2 इज 2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जिसका आंसर हमें चाहिए था। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैट्रिक्स का भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसे करना था। तो इन 3 एग्जाम्पल्स को हमने देखा और इन्हीं के बेसिस पे अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी के बेसिस पे, ये जितना भी अभी तक एग्जाम्पल लिया है, जितना भी अभी तक थ्योरी किया है, इसी के बेसिस पे लेट्स ट्राई फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट। चलो देखते हैं। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। वेरी इजी, एक मैट्रिक्स है जहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, वो आपसे ऑर्डर पूछ रहे हैं। इट्स वेरी इजी यार। 1 रो, 2 रो, 3 रो। 3 रो यहाँ पे हो चुकी हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, 3, 4, और टोटल है 4 कॉलम्स। तो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इनका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 12 भी बोल सकते हो। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब लेट्स से आपको फाइंड करना है यहाँ पे A23, वो एलिमेंट बताइए जो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का हो। दिस इज योर रो नंबर 2, दिस इज योर कॉलम नंबर 3,
रो 2 और कॉलम नंबर 3 में जो नंबर यहाँ से निकल के आ रहा है वो दिख रहा है बेटा 5/2। वेरी इजी। एक और देख लेते हैं इसी का पार्ट। इसने जैसे पूछा है भाई A33 बताइए कौन है। तो A33 का मतलब क्या है, कॉलम थर्ड रो थर्ड, या आपकी रो नंबर थर्ड है पूरी की पूरी, या आपका कॉलम 3 है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस का 5 दिख रहा है आपको। रो थर्ड एंड कॉलम थर्ड में जो एलिमेंट कॉलम कॉमन है डेट इज़ योर -5। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक क्लियर भी हो रहा होगा आप लोगों को धीरे धीरे। अब अगले क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके m इंटू एन, यानी नंबर ऑफ पेयर्स जो पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं 25 के फैक्टर्स ढूंढने जाऊं तो इट इज़ 3 × 8। दूसरा है 8 × 3, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है भाई, है ना। जैसे 3 और 8 है वैसे ही 8 और 3 भी आ सकता है। अच्छा, तो इसको ऐसे ऐसे करके हम काफ़ी पेयर दे सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, 24। तो जो पॉसिबल, जो यहाँ से पॉसिबल ऑर्डर निकलेंगे वो कौन से होंगे, एक आपने बोला 3 × 8, तो दूसरा आपने बोला 8 × 3। 24 की टेबल में, और अगर आप 4 × 6 करते हो तो 6 × 4 भी आ सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ओके, 5 की टेबल में 24 आता नहीं है, 6 की टेबल में आ चुका है, 7 में आएगा नहीं, 8 × 3 और 3 × 8 आप कर चुके हो। 9 में आता नहीं, 10 में आएगा नहीं, 11 नहीं, देन 12। तो 12 × 2 और 2 × 12, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर आपका बन गया। 13 की टेबल में नहीं आएगा, 14, 15, 16 कुछ भी नहीं आएगा। अब ये सीधे आएगा 1 × 24 और 24 × 1। तो टोटल मिला के आपके पास ये 8 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस 2-3 बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा फिर पूछा जा सकता है। अब अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होते तब आप क्या करते। तो 13 एलिमेंट्स अगर आपके पास होते तो 13 का फैक्टर्स ढूंढो यार। आपको पता है 1 × 13 या 13 × 1, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। तो यहाँ से आपके यही दो पॉसिबल पेयर्स निकल पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आप देख पा रहे हो, अब उसमें क्या बोला है, अगर 24 एलिमेंट्स होते तो 18 एलिमेंट्स होते। अब यहाँ पे 18 एलिमेंट्स वाला गेम हो गया है। तो अगर 18 एलिमेंट्स आपके पास होते तो आप 18 के फैक्टर्स देखो यार, इट्स 1 × 18, तो 18 × 1 भी एक पॉसिबिलिटी होती। अगर 2 × 9 एक पॉसिबिलिटी है तो 9 × 2 भी एक होता। अगर 3 × 6 होता तो 6 × 3 भी हो सकता। 4 के टेबल में आएगा नहीं, 5 के में आएगा नहीं, 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, 8 आ चुका है नहीं है, 9, 12, बस यही पॉसिबल पेयर्स हैं आपके पास, यही फैक्टर्स होते हैं। और यही अगर बस आपके पास 5 एलिमेंट्स होते, तो क्योंकि ये फिर से प्राइम नंबर है तो 1 × 5 या 5 × 1, सिर्फ यही दो पेयर आपके पॉसिबल हो पाते। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इजी है, बस आपको यहाँ फैक्टर्स करना है और उसी को बहुत केयरफुली करना है। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को लेते हैं, एक साथ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th का जो फर्स्ट पार्ट है, अब आपको 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो 2/2 की मैट्रिक्स अगर अब आपकी बनेगी तो अब आपको रूल तो पता ही है बेटा, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो एक रो एक कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, एंड A2 यही पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैंने यहाँ 1 और 1 डाला होता तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4/2 इज 2, तो यहाँ पे 2 आ जाता।
अगर मैंने 1 और 2 डाला होता तो 1 + 2 इज़ 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो आपका आ जाता 9/2। अगर ये अगेन दिस इज़ 2 + 1, तो ये भी 9/2 आता, और 2 और 2 डालते तो 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16/2 इज़ 8। तो वेरी इजी आंसर, बहुत इजी आंसर था। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे के 2 पार्ट नहीं करता हूँ, वो आप होमवर्क में कर सकते हैं, आप वो खुद से भी कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक और मैट्रिक्स जो कि है 3/4 की, 3/4 की कंस्ट्रक्ट है, 3/4 का मैट्रिक्स। ओके, अब अगर ये 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और लेट्स से मैं इसका भी पहला ही पार्ट ले लेता हूँ, तो डेट इज Aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 3i प्लस j। ओके, तो नाउ यू कैन सी अगर 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा तो यहाँ पे टोटल 3 रो आएंगी एंड 4 कॉलम आएंगे। ये तो आपको क्लियर अब हो ही रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 1, A11, है ना, इस वाले पे। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो ये बनेगा -3, यहाँ 1 पुट करूँ तो ये बनेगा +1, तो -3 और +1 इज -2, जो कि बाहर निकल के क्या हो जाएगा, दिस इज द -3 +1, ये बाहर आके 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कटा तो यहाँ पे आ गया 1। ऐसे ही अगर मैं पहली रो दूसरा कॉलम यानी इस नंबर पे चलता हूँ, तो दैट इज़ 1/2, इट्स -3 +2, और ये आपको दे देगा 1/2। ठीक है, ऐसे ही मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे चलता हूँ, तो दिस इज़ 1/2, ये तो 1 × -3 इज़ 3, लेकिन ये प्लस का j इज बिकम्स 3 नाउ, तो ये आपको 0 दे देगा इस बार। अगर मैं ऐसे ही बेटा यहाँ पे 1 और 4 पे चलता हूँ, क्योंकि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो दिस टाइम 1/2, ये तो -3 रहेगा, यहाँ +4 हो जाएगा, दिस इज़ अगेन 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलता हूँ अगर A21 पे, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अगर मैं यहाँ 2 डालूँगा तो ये बनेगा 1/2, दिस इज़ -3 × 2, एंड दिस इज़ +1, तो -6 + 1 इज़ योर 5 माइनस का, जो कि बाहर निकल के आपको दे देगा 5/2। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं रैंडमली उठा लेता हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको पिक करता हूँ, तो दिस इज़ योर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, और जब मैं 3 और 3 लिखूँगा तो -3 × 3 + 3 इज़ नथिंग बट योर -6, जो कि बाहर निकलेगा प्लस, तो ये आपको 3 दे देगा। ऐसे ही अगर मैं इसको पिक कर लूँ, लेट्स से दिस इज़ A31, तो यहाँ पे आपने 3 डाला तो -9 + 1 इज़ 8, 8/4 इज़ 4। ऐसे ही आप रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स से आपने ये पकड़ा, ये कौन है आपकी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, आपने यहाँ 2 डाला होता तो ये -6 हो जाता, प्लस का 4 होगा, माइनस का 2 मॉड से बाहर निकल के प्लस का 2, और 2/2 इज़ 1, तो ये आपको 1 मिल जाता। ठीक है, तो होपफुली आपको कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब बाकी की जो डॉट्स हैं इन्हें आप एज ए होमवर्क में कंसीडर करिए, इन्हें करिए, आप समझिए इन चीज़ों को कि एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, सो पहली एक्सरसाइज में ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे। एक क्वेश्चन अभी और देखते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक MCQ की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसकी बात करते हैं। एक मैट्रिक्स है 3/3 की, एक मैट्रिक्स है बेटा 3/3 की। ये CBSE में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, CBSE में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। एक 3/3 की मैट्रिक्स है, तो यानी उस मैट्रिक्स में ये लोग आएंगे, ये पॉसिबल। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इसे लिंक करता हूँ सीधे, तो यही पॉसिबल प्लेसेस हैं जहाँ पे नंबर्स आ सकते हैं अगर ये 3/3 की है। अब जो आपको यहाँ नंबर्स पुट करने हैं वो करने हैं या तो 0
या 1। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद है क्लास 11 का, तो हम क्या करते थे, अगर मैं कहता था भाई ये 9 लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ 9 एलिमेंट्स ही आएंगे, ठीक है, मैं बोलता था यार इसमें 0 और 1 को पुट करना है, तो आप क्या बोलते थे सर, 0 और 1 को डालना है ना, कोई से भी 2 आ जाएंगे क्योंकि 2 ही नंबर है, तो कोई से भी 2 आएंगे। अगर 0, 1 और 2 3 नंबर होते तो आप बोलते सर यहाँ पे कोई भी 3 आ सकते हैं। एग्री। ऐसे ही यहाँ भी कोई भी 2 आ सकते हैं, यहाँ भी कोई भी 2, कोई भी 2, कोई भी 2 मतलब 0 और 1 में कोई भी, यहाँ भी कोई भी 2, यहाँ भी कोई भी 2, कोई भी 2, कोई भी 2 और कोई भी 2। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब आपका ये केस बनते थे तो आपको याद होगा आप इसी चीज़ का आंसर लिख देते थे 2 की पावर 9, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 9 टाइम्स, तो 2 की पावर 9 होता था। अब सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में हुआ क्या था कि इंस्टेड ऑफ 2 यहाँ पे 3 एलिमेंट्स पकड़ा दिए गए थे आपको। अब अगर 2 एलिमेंट्स का आंसर 2 की पावर 9 है, तो अगर 3 एलिमेंट्स डाल सकते हैं आप, तो उसका आंसर क्या होगा आपके लिए, 3 की पावर 9। वेरी इजी। 4 ऑप्शंस होते तो 4 की पावर 9। ये मैट्रिक्स अगर 2/3 की होती, यानी अगर 6 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, इसके अलावा थोड़ी ना होता है कुछ और। तो 2 की पावर 9 अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा डेट इज योर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 512 है, यही एक ऑप्शन पॉसिबल है आपके पास। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर नंबर 1 में जो अभी तक आपने देखा वो आपने ये सब चीज़ों को देखा। अब थोड़ा गेम में और आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम जंप करते हैं। अब जो अगला टॉपिक हमारा यहाँ है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप्स होते क्या क्या हैं। लुक गाइज, इसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं, तो टाइप्स में कुछ और चीज़ें भी हैं जो अभी बताई नहीं जा रही हैं। फॉर डैट आई विल टेक दैट थिंग इन योर क्लास। अभी सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको करवाई जा रही है, तो जो सबसे पहला पार्ट है इसमें वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ही क्या है बेटा, कि सिर्फ जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे अगर ये कोई सेट ए है, सॉरी मैट्रिक्स ए है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एक कॉलम में ही आपको दिखेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है सिर्फ एक ही कॉलम आपको यहाँ दिखेगा, सिर्फ एक कॉलम। तो दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? सेकंड चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे कॉलम थी जहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम आपने देखा, तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है, और वो मैट्रिक्स आपकी बन सकती है कुछ ऐसे। एज यू कैन सी, कॉलम्स तो यहाँ 4 हैं, लेकिन मैट्रिक्स कितनी है, रो कितने, सिंगल एक। तो ये ऑप्शन आपके पास हो गया रो मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा जी। कॉलम मैट्रिक्स में यू कैन सी एक चीज़ श्योरिटी है, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, बट कॉलम 1 रहता है। सिमिलरली यहाँ पे रो एक रहेगी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी होंगे। तो एनसीईआरटी की बुक में अगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो समझ जाइएगा एम और एन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, कितने भी रोज हो सकते हैं, दोनों में। चलिए, तीसरा चीज, और यहाँ से थोड़ा सा देख के समझिएगा, आपके पास आती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे रोज का जो नंबर है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा दोनों। ठीक है,
तो जो m होगा हमारा वो यहाँ n के इक्वल होता है, तभी ये स्क्वायर बना है। जैसे कि नाउ यू कैन सी, अगर ये कुछ a11, a12, a13, a21, a31, a22, a23, a33, a32, you can see this is 3 by 3 का मैट्रिक्स। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, तो ये बन गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, जैसे नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, m इंटू एन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप इस चीज़ को m इंटू एम भी लिख सकते हैं या n इंटू एन भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखाया जाए या कि दिख जाता है कभी कभी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के हिसाब से, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, ऐसी अगर मैंने आपसे बोला भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि जो आपकी मैट्रिक्स यहाँ पे जिसकी बात चल रही है वो है 4/4 की। ठीक है, तो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें नॉर्मली पूछ ली जाती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है यार? ठीक है, अच्छा, अब इसी पे आगे आ जाता है एलिमेंट्स। अगर आप गौर से इन्हें देख पा रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको डायगनली दिख रहे हैं, है ना? तो इनको डायगनल एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो दीज आर डायगनल एलिमेंट्स फॉर यू, इन्हें डायगनल एलिमेंट्स भी बोला जाता है। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि डायगनल एलिमेंट ऑफ ए कुछ ऐसा बताओ क्या है, तो योर आंसर शुड बी जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वही। जैसे यहाँ पे तो फिलहाल A11, A22 और A33 है, अगर इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती तो आप उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा समझने में। तो डायगनल एलिमेंट समझ में आ गए आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, चौथी मैट्रिक्स जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है यहाँ पे डायगनल मैट्रिक्स। और एक और मैट्रिक्स है यहाँ पे जिससे हम इसको कंपेयर करेंगे, वो है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी, क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं? डायगनल मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायगनल्स में ही एलिमेंट होते हैं। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, डायगनल मैट्रिक्स अगर ये कोई है, और अगर ये 3/3 की कोई मैट्रिक्स है लेट्स से, तो 2, 3, 4 सिर्फ डायगनल्स में ही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जो जितने भी होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, वहीं स्केलर मैट्रिक्स जो होती है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ डायगनल्स में ही एलिमेंट होते हैं, बट वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो डायगनल और स्केलर मैट्रिक्स में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ये दोनों सब पार्ट्स हैं, दीज आर दी सब पार्ट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो ना तो डायगनल निकलेगा ना स्केलर मैट्रिक्स निकल सकता है। दूसरा चीज, डायगनल्स मैट्रिक्स जो आपकी होती है उसमें सिर्फ डायगनल्स में ही एलिमेंट होंगे, और जो कि अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन स्केलर में वो सारे एलिमेंट्स एक जैसे ही होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको? और जितने भी नॉन डायगनल एलिमेंट्स इन दोनों में होते हैं, नॉन डायगनल इन दोनों में, वो आपके यहाँ पे होते हैं 0। तो ये कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी।
ठीक है, एक चीज को और डिफाइन कर देते हैं भाई। आपको पता है ये जो एलिमेंट्स हैं ये A11 है, A22 है, A33 है। तो आप नोटिस करिए जब आपका I और J इक्वल है तभी डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, जैसे 1 1 2 2 3 3। ठीक है, और जब जब आपका I J के इक्वल नहीं है, जैसे दिस नंबर, दिस इज योर 2 3, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, दोनों अलग हैं, तो आपका जो भी एलिमेंट, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका बन रहा है 0। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, समझ में तो आ जाती है स्टूडेंट्स के, है ना, कोई इतना हेक्टिक चीज़ नहीं है समझने में। तो जब भी एलिमेंट, जब आई और जे सेम है तो कुछ आंसर आ रहा है, और जब आई जे सेम नहीं है तो आपका आंसर 0 आ रहा है, सेम हेयर। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 6 टाइप नंबर 6, और ये है आपका बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन जो इसके डायगोनल्स में जितने भी नंबर होंगे, चलिए मैं पहले आपको बना देता हूँ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की, और जो डायगोनल्स में एलिमेंट हैं उनका जो आंसर है वो एलिमेंट सिर्फ 1 और 1 ही हो सकते हैं। ऐसे ही कोई अगर मैं मैट्रिक्स 2 बनाऊँ 3 बाई 3 की, तो ये जो डायगोनल्स में एलिमेंट हैं ये हो जाएंगे आपके आइडेंटिकल, यानी 1, आइडेंटिटी 1 1 1, और बाकी सारे के सारे 0। तो यहाँ से एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो रही है, ये जो हमारे आई जे हैं इनका सिर्फ 2 ही आंसर आ रहा है, या तो 1 या 0। 1 कब आ रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, यानी जब आई मेरा जे के बराबर हो रहा है ए आई जे में, यानी 1 1 2 2 3 3, तब तो आंसर 1 1 1 आ रहा है। और जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो मेरा आंसर इस आई जे का 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये कहानी कुछ ऊपर की तरह ही है, लेकिन ऊपर क्या हो रहा था, जब ये एलिमेंट सेम थे तो 1 1 नहीं आ रहा था, इसमें अलग एलिमेंट्स आ सकते थे, स्केलर में सेम आ रहे थे, और यहाँ पे तो आइडेंटिटी में 1 और 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर कोई 2 बाई 2 की है तो इसे I2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, और कोई 3 बाई 3 की है तो ये I3 से रिप्रेजेंट हो जाएगी। इट शोज द मैट्रिक्स इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड द लास्ट कैटेगरी जो कि एनसीईआरटी में गिवन है हमें, ठीक है, वो है हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स। हालांकि नॉन एनसीईआरटी में आपको कुछ और कैटेगरीज भी दी हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैम, जैसे अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ हम अपना गेम एनसीईआरटी तक ही रखेंगे। लेकिन जब कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली वी विल टेक अदर क्लासिफिकेशंस ऑल्सो। ठीक है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, आप इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अ ज़ीरो मैट्रिक्स कैन बी योर नल मैट्रिक्स टू। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, हो सकता है ये 1 बाय 1 ऑर्डर की होती, 2 बाय 2 में सारे एलिमेंट्स 0, 3 बाय 3 में भी सारे एलिमेंट्स 0। तो जब आपका आंसर में सारे एलिमेंट्स ही 0 हो जाएंगे तो वो हो जाएगी नल मैट्रिक्स, और आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल ओ से। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होना चाहिए यार। अच्छा, अब जब इतनी कहानी आपको यहाँ समझ में आई गई है तो आपके लिए मैं कुछ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लेता हूँ जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे पूछा गया है। अगर आप अपना एक्सरसाइज 3.1 का 8th क्वेश्चन देख पा रहे हो तो वो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। तो आपको पता होना चाहिए
ऑप्शन नंबर सी में जब m और n, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो तभी आपकी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बोली जा सकती है। तो ये आपको समझ में आ रहा है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑप्शन नंबर सी क्यों आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल तो आपके एनसीईआरटी पे यही एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि इस सीरीज से पूछा गया है। अब चलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। वो क्या चीज़ होती है? कोई भी दो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को तभी इक्वल बोला जाएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में जब इनका ऑर्डर सेम होगा। जब इनका ऑर्डर सेम होगा, लेट्स से अगर ये 2/3 की मैट्रिक्स है तो इसको भी 2/3 की मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। और जो इनके करस्पॉन्डिंग वर्ड को मैं दिखा देता हूँ क्या है। सपोज ये मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट A11 होता तो यहाँ पे B11 होता। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? जो इसका A11 है वो इसके B11 के बराबर होगा। तो जब ये दो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी, ऑर्डर सेम और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सेम होना पड़ेगा। जब आपके ऑर्डर सेम होंगे प्लस जब आपके ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब ये सेम हो जाएंगे, इन दैट केस आप कह सकते हो कि आपकी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 को अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे है x+3, यहाँ पे है -6, यहाँ है b-3, दिस इज z+4, दिस इज a-1, दिस इज -21, this is 2y-7, this is 0, this is also 0, and this one is equals to 0, -6, 2b plus 4, then we have 6, we have -3, -21, 3y-2, 2c plus 2 and 0। और यहाँ पे आपको x, y, z और a, b, c की वैल्यू देनी है करस्पॉन्डिंग। तो ये वैल्यू इसको करस्पॉन्ड कर रही है। तो यहाँ से x+3 इज इक्वल्स टू, अगर 0 मैं लिख दूँ तो x की वैल्यू आ गई -3। बहुत इजीली पता चल रहा है। a-1 और -3 ये भी आपस में करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर मैं a-1 को -3 के इक्वल रख दूँ तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो -2 आ रही है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। ये दो आंसर्स आपके पास आ गए। वी कैन गिव आंसर्स वेरी इजीली। ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, दोनों 1 3 पा रही हैं। तो 2y-7 और 3y-2 यहाँ लिखा है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी तक हमने 3 पेयर इंक्लूड करें। अब चलते हैं b की तरफ। b इकलौता जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे। तो जब आप b की तरफ चले तो ये हो जाएगा b-3 इज इक्वल्स टू 2b + 4। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आएगी -7। ठीक है, एंड रैंडमली यू कैन गिव योर आंसर्स। ऐसे ही आप a b निकला, x निकला, y निकला, ऐसे आप z दे सकते हैं। z है आपका ये और ये आपका 6। तो जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे z+4 इज इक्वल टू 6, सो z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इवन ये लड्डू क्वेश्चंस हैं भाई, इतना कोई ट्रबल होना ही नहीं है तुम्हें। तो अब अगर मैं सीधे बिजनेस एंड पे चलूँ और इस टॉपिक को अगर मैं एंड करना चाहूँ तो एग्जाम्पल 5 मेरे हिसाब से आप लोग कर लेंगे। बहुत इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, और एनसीईआरटी में अगर मैं 13.1 में अब अगर मैं इस एक्सरसाइज को एंड कर दूं 1-2 एग्जाम्पल्स के साथ, तो आई डोंट थिंक आपको कोई ट्रबल होना चाहिए। और मैं ले रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 3x प्लस 7 है, y प्लस 1 है, आपका 5 है, आपका 2 माइनस 3x है, वहीं पे आपका 0 है, आपका 8 है, आपका y माइनस 2 है, आपका 4 है, वो भी 0। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इट्स वेरी इजी। अगर आप इन दोनों को इक्वल रखो तो यहाँ से 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7/3। ठीक है, y1 को इसके इक्वल रखोगे, y1 को अगर 8 के इक्वल रखोगे तो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। बट वेट फ्रेंड, बिल्कुल वेट करना, काफ़ी लोगों ने ये आंसर दिया और उनका क्वेश्चन ये हो भी गया, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अभी आपको इसके लिए भी चेक करना है, अभी आप भाई इसके लिए भी चेक कर लो, अभी आप इसके लिए भी चेक कर लो कि क्या सच में जब आप इन्हें भी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्या आंसर एग्जैक्टली ऐसा आएगा। लेट्स सी। अगर आपने यहाँ y माइनस 2 को 5 के इक्वल रखा होता तो यहाँ से y की वैल्यू आती 7। चलो ये तो सही लिखा है। अब आपने इसके लिए चेक किया कि अगर आपने 2x माइनस 3x को 4 के इक्वल रखा होता और यहाँ से ये माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2 हो जाता और x की वैल्यू आती माइनस का 2/3। नाउ द गेम इज डाइसी। एक जगह तो यार आप कह रहे हो आपके x का ये आंसर है, एक जगह आप कह रहे हैं ये आंसर है। एंड डू यू थिंक कि ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा, अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी। और सेम वे में अगर मैं यहाँ पे x की जगह माइनस का 7/3 डाल दूँगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 7/3 डाल दूँगा तो वो वैल्यू 4 के इक्वल नहीं आएगी। समझ पा रहे हो ना आप यार क्या चल रहा है? तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, आप अगर अपना ऑप्शन बी देख पा रहे हैं कि x और y की कोई ऐसी, देखो y तो दोनों केसेस में सेम है लेकिन x का आंसर अलग अलग आ गया ना, और जब आपने यहाँ पुट किया तो आपने रियलाइज किया ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से ऑप्शन बी हो गया नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि बेटा जब x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो कुछ और, यहाँ पुट करो तो कुछ और, अगर अलग अलग वैल्यू ही x की आनी है और ये इसको इक्वल बना भी नहीं रहा है तो x और y की कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं कि जिसकी वजह से इक्वल हो जाए। y तो फिर भी चल रहा है लेकिन x तो दे ही नहीं रहा है आंसर, तो इस वजह से द ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और रही बात क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको मेरे इस लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आई एम टेकिंग द वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स से 7 क्वेश्चन को ले लेते हैं फटाफट। तो इट्स a माइनस बी, इट्स 2a माइनस बी, इट्स 2a प्लस सी एंड इट इज़ 3c प्लस का d, विच इज़ इक्वल्स टू -1 5 0 एंड 13। इसको फटाफट सॉल्व करो तो a माइनस बी आपका -1 हुआ और वहीं से आपका 2a माइनस बी आपका 0 हुआ। यहाँ से b की वैल्यू हुई 2a और इस b को अगर आपने यहाँ डाला तो a माइनस 2a इज इक्वल्स टू -1 और a का आंसर आ जाएगा यहाँ से प्लस का 1, और a अगर प्लस का 1 आ गया तो यहाँ पे आपने 1 पुट किया तो b आ जाएगा 2। कोई दिक्कत? तो b1 आ गया, सॉरी a1 आया, b2 आया। अब इन दोनों को इक्वल रखो तो 2 इंटू ए आपके पास 1 है प्लस c इज इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 3। अब c की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पुट करो यार, 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13 और d का वैल्यू यहाँ से आ गया 4। So I hope my lecture is clear to you and this exercise is also clear to you. So I am signing out now.
होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।